अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर है 22। और देखना यह है कि इस चैप्टर में क्या है। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं इस चैप्टर से, और एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनके नेम आपको अगर नहीं देने आते, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में सारा कुछ सिखा दिया था चैप्टर नंबर 21 में। तो वो आपने ज़रूर सीखना है। उम्मीद है कि देख लिया होगा, नहीं देखा तो इस चैप्टर से पहले उस चैप्टर को बेटा थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेना, स्पेशली अगर आपको नाम देने नहीं आते हैं। ठीक है, बहरहाल अगर नाम देने नहीं भी आते हैं तो चैप्टर की बहुत कुछ हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, फिर बाद में देख लीजिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का ये चैप्टर शुरू करने लगे हैं। जो बच्चे नए आए हैं बेटा, लाजमी तो फिर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मिलती रहें ये सारी वीडियोस और लेक्चर्स बहुत आसानी से, क्योंकि हम आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा अपडेट्स मजीद भी देंगे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, एमसीक्यू के बारे में बात होगी, छोटे बड़े टेस्ट भी होंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ चलता है। तो बेटा अपने चैनल के साथ जुड़ जाएं, लोगों को साथ शेयर कर लें, ताकि एक हमारी कम्युनिटी बन जाए और काम में हमें आसानी रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अल्कीन्स के बारे में जिक्र करते हैं। अल्कीन्स से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज पिछले चैप्टर में दिया जा चुका है, तो अल्कीन्स के साथ हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट इज अल्कीन, या अल्कीन क्या है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अल्कीन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखें कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तो हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अल्कीन्स के अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। आगे लिखता है वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहता है देखो, ये हो सकता है कि यहाँ पर कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये 4 कार्बन मैंने लगाए हैं। हो सकता है इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड हो, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे भी हो सकता है कि ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो एक भी हुआ तभी भी वो अल्कीन ही कहलाएंगे। फिर लिखता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ये कहलाते हैं ओलिफिन्स। ये बात याद रखिएगा, जो अल्केन्स हैं वो कहलाते हैं पैराफिन्स, और ये कहलाते हैं ओलिफिन्स। ठीक है, तो ये आपने एक तरह का एमसीक्यू के तौर पर याद कर लेना है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एमसीक्यू। जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n। ये आपने याद कर लेना है, CnH2n। ये भी आपके पास एमसीक्यू है। देखो कि किस तरह से काम करता है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, C का कोई नंबर हो सकता है, यानी कार्बन की तादाद 2, 3, 4, 5 हो सकती है। चलो इसको मैं एक बार आपको सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, सपोज करो कि आपके पास एक कार्बन है, ये रहा। ठीक है, एक कार्बन, और ये आपके पास दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। हम इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड डाल लेते हैं, बाकी हम सिंगल बॉन्ड डाल लेते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो हाइड्रोजन की मौजूदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि आपके पास एक फार्मूला है CnH2n, और फिर उसके बाद CnH2n है, तो क्या होगा? आपने कार्बन गिन लेने हैं, 3 है तो आपने 3 लगा देना है। H2 और N कितने हैं? अभी बोला 3 है, तो आपने इसको काउंट करना है। अगर C 3 होंगे तो हाइड्रोजन की तादाद 3 टू ज़ा 6 होनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं कितना बनता है। तो देखो भाई, इसमें हम हाइड्रोजन पूरे करते हैं। मैं लास्ट आपको चैप्टर में बताया था कि आपने हर कार्बन के गिर्द 4 वैलेंसी पूरी करनी है। सपोज करो ये हमारे पास पहली वैलेंसी है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी वैलेंसी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। अब जितनी जगह बच गई है उस जगह पे हाइड्रोजन लगा लो। तो देखो भाई, हमने यहाँ पर लगा लिया हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ पर 1, क्योंकि बाकी 3 वैलेंसीज पूरी हैं, 1 और 2, 3। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, और इस तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा। पूरी तरह से हाइड्रोजन लगाते हैं। देखें, 3 पहले लग चुके थे, चौथा, पांचवा, छठा, और ये बल्कि ये इजाफी लग गया, ये आपके पास छठा। तो ये हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। तो इस तरीके से अगर आप पहले, क्योंकि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, आज हम अगर सिर्फ ये जान लें कि कार्बन की तादाद कितनी है और
पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ये आपने खुद करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन की तादाद फॉर एग्जांपल 5 है, यानी 1 2 3 4 और ये 5, और उसके अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड भी है, मतलब अब ये बन गया अल्कीन, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड आया तो अल्कीन बन जाता है। तो बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी? फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। देखते हैं आप क्या आंसर करते हो। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये पेंट कहलाएगा, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके आगे ईन लगेगा, तो ये पेंटीन है। तो ये सवाल सिंपल सा यूं ही पूछा जा सकता है कि पेंटीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो अब आपने मुझे जवाब देना है, इसको लगाकर भी देखो और फार्मूले के जरिए से ही मालूम करके देखो। अब चलो वापस, फार्मूला तो आ गया, उसके बाद आपने लिख देना है दे आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक द प्लास्टिक एंड फ्यूल्स। तो ये आपके समझ लें, प्लास्टिक और फ्यूल को एज एमसीक्यू ले लो, और बाकी जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं लाइंस, वो आपने ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन लिख देनी है और काफ़ी हो जाएगा। अब आता है प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखो कुछ इसके अंदर हिस्से हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। देखें, प्रिपरेशन करनी है अल्कीन की, तो अल्कीन को प्रिपेयर करने का एक तरीका है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय क्रैकिंग ऑफ अल्कीन, और ये आपके पास तीन बड़े मेथड हैं। अच्छा, अब सवाल पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि भाई एनी टू मेथड, ठीक है, थ्री मेथड भी क्या पूछा जा सकता है, या बाकायदा तौर पे कहा जा सकता है कि भाई डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखो। तो अब आपने खुद फैसला लेना है कि उसने पूछा क्या है, और जवाब आपने उसी के मुताबिक देना है। तो बेसिकली इसमें दो हेडिंग भी अगर आ जाएंगी तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इजीली बन सकता है। लो भाई, अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो। कहता है अल्कीन्स में बी प्रीपेयर्ड आइदर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमारी बुक ने एक्चुअली दो तरीके मेंशन कर दिए हैं। तो अगर सवाल सिर्फ आ जाए कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, तो फिर आप इन दोनों मेथड पे ही रिलाई कीजिएगा। डिहाइड्रेशन मीन्स, भाई ये तो पता है, डिहाइड्रेशन पानी का निकल जाना, ठीक है, तो पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसकी डिहाइड्रेशन करोगे उस मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। आइए इसको देखते हैं। आपने पहले लिखना है देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन गिवन बिलो। तो पहला मेथड लिखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब मैंने ऊपर से चीजें काफी हद तक खत्म कर दी हैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो एक डेढ़ लाइन लिखकर बात बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ आ रहा हूँ, बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले मुझसे समझ लो, फिर उसके बाद हम बुक से समझते हैं। इसका क्या नाम होगा? इसमें दो कार्बन है, तो ये बन गया एथ, और इसके अंदर क्या है, एक ओ एच ग्रुप है, तो इथेन का ई हटाकर ओ एल लगा देंगे, ये बन जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ये एथेनॉल के बारे में हम लास्ट में समझ चुके हैं, या लास्ट टॉपिक में समझ चुके हैं। अब मैं आपको इसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बल्कि पहले इसकी डिहाइड्रेशन सिखाते हैं। तो डिहाइड्रेशन कैसे होगी, इसको मैं अलग करके बताता हूँ आपको। देखो बेटा, आप एक बुक में जो लिखा हुआ है ना एथेनॉल, वो कुछ यूं करके लिखा हुआ है, कैसे, CH3 CH2 और OH। अब मैं इसको अपने तरीके से लिखूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप मेरे तरीके से भी लिख सकते हैं और आप बुक के तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, सपोज करो हमने इसको CH3 को ऐसे करके लिख दिया, मतलब CH3 ही है, लेकिन CH2 और H को अलग लिखा है, और फिर CH2 लिखा है जैसे ऊपर लिखा हुआ था, और OH को मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब आपने जब ऐसे लिखा, तो ऐसे लिखने में एक फ़ायदा है, क्योंकि सर क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन करूँ, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकल जाना, तो देखो भाई ये पानी का मैं निकाल रहा हूँ, H और OH। अब क्या होगा, पानी को निकालने के लिए हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए, जो कि H2SO4 है। तो पानी क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। निकल जाने के बाद आपने इस सेक्शन हटा देना है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में दिखाया है। अब क्या होगा, गौर से यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी था। अब होगा ये कि जब पानी बनेगा, तो पानी बनने पर यहाँ -H2O भी लिख सकते हो, और अलग करके भी लिख सकते हो H और OH, यानी H2O। तो समझ लो H भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया, जैसे ये रहा, और O भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, खत्म हो गई बात। लेकिन जो अभी यहाँ पर मौजूद है
कहाँ पर? ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक और बॉन्ड बना लेंगे और ये हम यही स्टोरी यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे? देखो CH2 सिंगल बॉन्ड तो पहले ही था, एक बॉन्ड और बन गया और ये CH2, ये मेरे दोनों प्रोडक्ट यहाँ लिख दिए हैं। आपने तरतीब से एक ही लाइन में लिखना है सारा कुछ। तो देखा आपने कि हमने ये सीखा कि यहाँ पर पानी कैसे बनेगा, वो भी इजी हो गया। अब आपकी मर्जी है पानी को ऐसे ही करके लिखो, लेकिन समझने के लिए ये आसान था क्योंकि मैंने इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाए हैं। अब साथ साथ हम यहाँ पे लगाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री, अपना 180 डिग्री सेल्सियस पूरा बोला करेंगे। डिग्री का मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये बड़ा कीमती है। इसके बगैर बेटा जी आपका सवाल मुकम्मल नहीं है और हो सकता है आपके रिएक्टेंट्स भी ठीक हों, आपके प्रोडक्ट्स भी ठीक हों, लेकिन अगर आपने कंडीशंस नहीं राइट की तो बेटा जो हमारे पास जैसे होता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कंडीशंस लिखना ज़रूरी है। अगर कंडीशन नहीं है तो समझो आपका सवाल गलत। तो इसलिए आपने जब जब एरो पे जो कुछ लिखा हो वो आपने ज़रूरी समझ के याद करना है। अब देखो बेटा इसी रिएक्शन को हम कैसे कर रहे हैं, हमारी बुक क्या करेगी, बस सिंपल सिंपल लिख देगी, साथ एरो पे ये लिख देगी जो हमने लिखा है और प्रोडक्ट बना देगी। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया इंशाल्लाह ये आप तब देखोगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अच्छा, अब आपने बुक पे देख लो, यही वही एथेनॉल है जो आपने देखा। उसके बाद ऊपर और नीचे जो है ना कंडीशन लिखी है, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रोनिक एजेंट होता है और ईथीन और वाटर बनाया। अब आप आ जाओ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हम अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और साथ साथ वही अल्कोहल और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या बनाने लगे हैं। सपोज करो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अब अल्काइल हैलाइड के बारे में आप लोग पहले से भी जान चुके हैं, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड अगर आपको चैप्टर आपने लास्ट पढ़ लिया है तो उसमें मैंने कहा था आर स्टैंड फॉर अल्काइल और एक्स फॉर हैलाइड या हैलोजन। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स क्लोरीन हो सकता है, एक्स ब्रोमीन हो सकता है, एक्स आयोडीन हो सकता है और जो आर है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। बताया था कि अगर अल्केन में से एक एच निकले तो अल्काइल कहलाता है, ठीक है। यानी कि मीथेन से एक एच निकले तो मिथाइल और इथेन से एक एच निकले तो इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, मेटाइल बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए बस आसान करके याद कर लो। अगर CH3 हुआ तो वो मिथाइल है और अगर वहाँ पर C2H5 हुआ, ये लाइन डालना ज़रूरी है, तो इथाइल है। तो आपने बस 2 याद कर लेने क्योंकि आपकी बुक में ये याद करने से भी काम चल जाता है। तो मिथाइल और इथाइल। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, यहाँ कम से कम आपने इथाइल लेना है इस रिएक्शन के अंदर। तो आपने अल्काइल हैलाइड के साथ कुछ यूँ करो कि R की जगह लगा दो इथाइल। इथाइल को यूँ भी लिखते हैं, C2H5 से यूँ भी लिखते हैं, CH3CH2, बात वही है C2H5, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए इसको खोल के लिखते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो हम लिखते हैं इसको CH3CH2। अब CH3 को जैसे मैंने पहले लिखा था ना, मैं वैसे ही लिखने जा रहा हूँ। ये देखो 2 यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, CH3 बन गया। फिर उसके बाद CH2 लगाना है और अगर हम इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो हम एक्चुअली CH3CH2Cl ले रहे हैं। कभी कभी बॉन्ड भी ना लगाएं तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो Cl ये बन गया इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हम भी इथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, Cl हमने यहाँ लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले रिएक्शन जैसा हो गया। हाँ, बस फर्क ये है कि यहाँ पर OH लगा हुआ था तो वहाँ पे वाटर निकल गया और यहाँ पर HCl निकलेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन को हम कंप्लीट करने से पहले बाकी रिएक्टेंट भी लिखते हैं। तो बाकी रिएक्टेंट में एक दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और साथ साथ हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है। ऊपर लिखता है अल्कोहल और नीचे टेम्परेचर लिखता है 180 डिग्री सेल्सियस, ये देखना ज़रूरी है। अब आप यूँ कर लो कि इसके टुकड़े कर लो। किसके टुकड़े करोगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो OH जो है ना वो नेगेटिव पार्ट होता है और पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होता है, क्लोरीन नेगेटिव। ये आपने लगाना नहीं है, बस आपने दिमाग में सोचना है, इससे गलती नहीं होगी। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिला दो, तो मिला दो, देखो क्या जवाब आता है। देखो CH2 ये रहा, ठीक है। और फिर दोबारा से आगे क्या है? CH2, हाँ भाई ये रहा।
अब आप कहेंगे सर इसमें तब्दीली क्या आई? इसमें तब्दीली ये आई कि वही पुरानी वाली बात। क्या बात मैंने की थी? इधर 2-2 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक नया बॉन्ड बना रहा है। ये आपने ज़रूर लिखना है। ये क्या है? ये हो गया आपके पास इथीन, ठीक है? 2 कार्बन होते हैं तो ईथ और डबल बॉन्ड होता है तो ईन, इथीन। अब अगर सर बाकी कुछ लिखना है? हाँ, बाकी लिखना है ना भई। अगर पोटेशियम पॉज़िटिव और क्लोरीन नेगेटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? KCl। आपने तरतीब से लिखना है बेटा एक ही लाइन के अंदर। और जो बाकी बच गया यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर HOOH कह सकते हैं या H2O कह सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बुक ने इसे लिखा है। बस ये जो हिस्सा है ये मैंने ज़रा अपने तरीके से बनाया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। आप दिमाग में भी सोच कर चल सकते हो और लिख भी सकते हो, ऐसा कोई मज़ायका नहीं है, मतलब गलत कोई नहीं करेगा आपका। लेकिन बाद बच्चे कहते हैं नहीं बुक जैसा होना चाहिए, तो आप बुक की तरह सिंपल करके भी लिख सकते हो। कैसे? CH3 CH2 Cl। हाँ, ये बता दूं आपको, Cl की जगह Br लिख के भी रिएक्शन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर Br लिखना होगा, KBr बनेगा। तो एक रिएक्शन सीख कर आप कई रिएक्शन कर सकते हो। अब वापस आ जाओ अपनी बुक की तरफ। तो आप यहाँ पर देखो कोई लिखा हुआ है, ये है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया इथाइल क्लोराइड, ठीक है? ये भी ठीक है। और इसका एक नाम जो कॉमन नेम है क्लोरोईथेन, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके से बात चल रही है। ये मैंने आपसे कहा है कि इस चैप्टर का जो काफ़ी हद तक जो बेसिक्स है ना, वो चैप्टर नंबर यानी कि 21 से मिलता है। तो ये 22 का चैप्टर तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बुक वालों ने रखा है, लेकिन 21 वाला बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन और बेसिक कह लो कि डेफिनेशंस और नॉलेज के लिए है। इसलिए अगर आपको मेरी बात थोड़ी समझ में ना आए अगर, तो आप इसे चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको नेम शेम का मसला नहीं होगा। मैंने नामों को मतलब देने का निज़ाम भी वहाँ पर कुछ सिखाया हुआ है और साथ-साथ यहाँ भी बता रहा हूँ, जितना थोड़ा बहुत ज़रूरत है उतनी, ताकि अगर आप कन्फ्यूज़ ना हो, यानी कि आप इज़ीली अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा तो यहाँ भी थोड़ा बहुत आप चल सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर लिखता है दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये बात याद रखो। एलिमिनेशन मतलब है निकल जाना। देखो यहाँ से क्या-क्या निकला था? भई यहाँ से एक H और Cl निकल गया था। H मिल गया था जाके OH के साथ वाटर बन गया और Cl मिल गया था K के साथ और KCl बन गया। ये क्या निकल गया ना कुछ, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से H निकल गया था और यहाँ से OH निकल गया था और H2O बन गया था, तो यहाँ से भी निकलने का अमल है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन। और पानी निकल जाने के अमल को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इसलिए इस अमल को डिहाइड्रेशन भी कहा गया। तो डिहाइड्रेशन भी है ये और एलिमिनेशन भी है। अच्छा, अब चलो, लेकिन इस वाले के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन का जो नाम है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैकेनिज़्म होते हैं इन रिएक्शन को करने के, जब आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन एक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, तो वो यानी ये रिएक्शन उस मैकेनिज़्म पे पूरा उतरता है। अब चलो यहाँ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, वो क्या है? अल्कीन अकर्स अबंडेंटली इन द नेचर, यानी ये क्या आप जो पढ़ रहे हो कि ये हमारी कायनात में है, भाई कहाँ पर होते हैं ये? तो वो कह रहा है कि हर जगह होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर। जैसे मिसाल के तौर पर वो बात करें एथिलीन, बेटा ये जो आपके पास है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन भी बोलते हैं, इसको एथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है? कभी आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। एथिलीन क्या है? फॉर एग्जाम्पल इज अ प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है MCQ के बारे में भी कि ये MCQ है। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इज एन MCQ, यानी इथीन इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। इसके अलावा एन अल्कीन बीटा कैरोटीन इज एन ऑरेंज पिगमेंट, यानी ये ऑरेंज कलर का होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कैरेट। तो कैरेट को जो कलर दे रहा है वो भी एक अल्कीन है बेटा, ठीक है? ये वाली बात याद रखिएगा। तो आप देख रहे हो, आप इसका मतलब है आप इस जब कैरेट को खाते हो तो आप अल्कीन को भी खाते हो। ये भी एक आपके पास MCQ है। बीटा कैरोटीन कैरेट में होता है और ये फ्रूट को पकाने यानी राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन टू अल्कीन। अल्कीन बनाने का तीसरा तरीका है ये, लेकिन इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया है क्योंकि ये एक अहम क्वेश्चन रहेगा। देखो इसमें होता ही है बेटा, आपने एक बात पहले समझनी है, फिर उसके बाद इसे पढ़ लेते हैं। देखो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान रहे। केरोसिन ऑयल ये एक मिट्टी का तेल है। ये कहाँ से हासिल होता है? ये पेट्रोलियम से हासिल होता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है कि जो ज़मीन से हासिल होने वाला हमारे पास कह लो खुर्दनी तेल है, वो पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम से केरोसिन, अब जो केरोसिन है ना वो
यूज़ होता है, उसका जो यूज़ होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना? जबकि जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, वो यूज़फुल प्रोडक्ट है। अब आपको जो बात समझनी है ना वहाँ पर ये है कि देखो हम 2 तरह की चीज़ें बना पा रहे हैं। एक यानी कहाँ से? पेट्रोलियम से। हम बात कर रहे हैं केरोसिन तो डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन चूँकि उसकी इस्तेमाल कम होता है या कह लो लेस वैल्यूएबल है या यूँ बोल लीजिए लेस डिज़ायरेबल है, लेस रिक्वायर्ड है, तो हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम वो चीज़ बना लेते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। इसी अमल को किस अमल को? बड़े कंपाउंड्स को तोड़कर छोटे कंपाउंड्स में चेंज करना कहलाता है क्रैकिंग, ठीक है ना? तो क्रैकिंग एक और एग्ज़ाम्पल भी है C15H32 ये भी आपके पास एक क्या कह लो बड़ा कंपाउंड है, ये सिखाने के लिए आसान लगेगा आपको। इसमें कितने कार्बन है? 15 है। इसका नाम वैसे पेंटाडीकेन होता है, ठीक है? पेंटाडीकेन हमारी बुक में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लो कि ये एक बड़ा कंपाउंड है, जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, 15 है। लेकिन जब इसे आप तोड़ोगे तो 1, 2, 3 इस छोटे टुकड़ों में तक़सीम हो जाएगा। किसी टुकड़े में 2 कार्बन है, किसी टुकड़े में 3 कार्बन है, किसी टुकड़े में 8 कार्बन है। तो इस तरीके से ये जो ऑक्टेन है ना, ये भी फ्यूल है, यानी ये भी पेट्रोल है। तो वो कह रहा है कि पेट्रोल को बनाने के लिए जिसमें सिर्फ़ 8 कार्बन होते हैं, आपको वहाँ से चलना पड़ता है जहाँ कार्बन ज़्यादा होते हैं। तो मेरी बात पुरानी वाली फिर दोबारा से आपको समझ में आ जाएगी कि हायर हाइड्रोकार्बन या ज़्यादा कार्बन रखने वाले कंपाउंड को थोड़े कार्बन या लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का नाम क्रैकिंग या तोड़ने का नाम क्रैकिंग है। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पे करवा दी हैं। अब आपने क्या करना है इसके ऊपर ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन करो तो कुछ चीज़ें मैंने हाइलाइट कर दी हैं। पहले पे तो उसने डेफिनिशन दे दी है, उम्मीद है कि ये आपको आ जाएगी। क्रैकिंग इज़ द प्रोसेस व्हिच इज़ कैरिड आउट टू कन्वर्ट हाई मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा मॉलिक्यूल रखने वाले कंपाउंड्स या अल्केन्स को टू द लोअर अल्कीन्स एंड देखो लोअर अल्कीन्स एंड अल्कीन्स कम कार्बन रखने वाले, कम मास रखने वाले अल्कीन को कहते हैं लोअर अल्कीन में चेंज कर देते हैं। द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब ये क्या है? ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन कि बड़े हाई मोलेकुलर मास रखने वाले कंपाउंड्स को लोअर मोलेकुलर मास कंपाउंड्स में चेंज करना क्रैकिंग कहलाता है। और दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट। अब इसे कैसे करोगे? बाय हीटिंग द अल्केन। अल्केन को हीट करना है, 500 डिग्री लगा हुआ यहाँ पर। तो आपने क्या करना है? अल्केन को हीट करना है हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन मौजूद हुई तो ये जल पड़ेगा। ये एक क्या होता है? केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का अमल हो गया तो क्या होगा? ये तो जल के खत्म, भस्म हो जाएगा, मतलब इससे कुछ नहीं बन सकेगा। तो हमने इसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट। तो हम वहाँ पे एक कैटलिस्ट का भी या कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये कैटलिस्ट जो है वो यूज करेंगे। अब यानी यूँ समझ लो कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, हमें पढ़ के आए हैं कि वो रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शन होते हैं बेटा वो स्लो रिएक्शन होते हैं। उन रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अक्सर आप जगहों पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल देखोगे या एरो के ऊपर लिखा हुआ देखोगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? डेफिनेशन भी हो गई और थोड़ा प्रोसेस भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद मैंने लास्ट में कहा है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर जो केरोसिन ऑयल है वो क्या होता है? या डीजल ऑयल है, इसे डीजल मान लो, इसको केरोसिन मान लो, करीब करीब होते हैं। विच कंटेन हाई मोलेकुलर मास अल्केन्स, जो कि अल्केन्स हैं, और फिर उसको आर ऑफन क्रैक उसे आपने तोड़ दिया है पेट्रोल के अंदर। देखो ये भी पेट्रोल है एक तरह का, यही पेट्रोल लिखा हुआ है। अल्कीन, हाँ भाई अल्कीन। एंड हाइड्रोजन गैस ये भी अल्कीन है। देखो कैसे, इसके आगे लिखा हुआ है ENE प्रोपीन। तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 1 2 3। डबल बॉन्ड है तो यानी ईन है तो डबल बॉन्ड भी एक होगा। तो ये आपके पास इसका एक क्या है समझ लें, फॉर्मूला है। तो ये भी अल्कीन है और ये इथीन ये भी अल्कीन है और ये आपके पास पेट्रोल ये अल्कीन भी हो सकता है और ये अल्कीन नहीं भी। ठीक है, ये इस वक्त अल्केन है। अब चलते हैं अब देखो मेरा बात समझ आ गई होगी कि इसको मैंने इधर शॉर्ट क्वेश्चन रखा है ताकि ये याद रहे। अगर वो आपसे पूछ लेता है भाई 3 मेथड लिखो, ठीक है ना, अल्कीन की तैयारी के, फिर आप तीनों लिख दीजिएगा। जितना जितना मैंने बताया उतना उतना लिख दें, जहाँ छुड़ाएं। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अल्कीन के रिएक्शंस लिखो भाई। ये रिएक्शन को हम केमिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, यानी वो रिएक्शन कैसे करता है, किस चीज़ से करता है, इस चीज़ के बारे में है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 1 इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन, 2 हैलोजन से रिएक्शन, 3 केमोनोफोर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन
हैलाइड से रिएक्शन, वाटर या स्टीम से रिएक्शन। अब ये कितने 5। वैसे तो ये होता है कि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है, क्योंकि 5 का भी आता है 4 का भी आता है, तो क्या होगा 5 में 5 हेडिंग लगाओ, जान छुड़ाओ। कभी कभी वो पूछ लेता है भाई एनी 3, या वो अपनी मर्जी से कहता है ये 3 मेथड लिखो, तो इसलिए अब हमें पांचों ही याद करने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि देखो बेटा, कहीं पर भी आपने ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं छोड़ने, 10 दफा लिखने हैं रिएक्शन। कभी भी आपको बेटा, मैं जो समझा रहा हूँ ना, इतने आसान आपको लगेंगे, आप कहेंगे सर ये तो हमें अभी ये भी आ गया, इसमें कौन सा इतना मुश्किल है, लेकिन आपको चंद दिन बाद भूल जाएंगे। जब आपकी रिएक्शन की तादाद बढ़ेगी तो आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो पता नहीं चलेगा ये तो रिएक्शन वैसा ही है जो पहले पड़ा था। ये दिमाग में ऐसे आएगा तो ये रिएक्शन जो यहाँ था वो कहीं और चला जाएगा, और कहीं और का इधर आ जाएगा। ये होता है रिएक्शन के साथ। मतलब याद करना आसान है, मैंने पढ़ा दिया, याद करना आसान है, इसको याद रखना मुश्किल है। अगर आपने इसको लिख लिख कर नहीं देखा तो फिर भूल जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त जो आपको आ रहा है, आपको मुश्किल नहीं लग रहा, आसान लग रहा है, तो समझ लें कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनकी कारीगरी है। लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाएगा तो इसका मतलब है आपने लिख कर नहीं देखा, इसको लिखना है बार बार, फिर ही आएगा। ऑर्गेनिक यही समझ लो तरीका कार है, जितना मर्जी कुछ कर लो आप, जितना मर्जी रट्टा मार लो, लिख लिख कर बार बार लिख लिख कर इसको नहीं देखोगे, ये नहीं आएगा। और केमिस्ट्री स्पेशली ऐसी होती है। जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या है, इथीन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, अट्टा मारेंगे C2H4 C2H4 C2H4, हालांकि पिछले चैप्टर में मैंने बता दिया है इथीन को याद करना बड़ा आसान है। भाई क्या क्या बताया मैंने, अगर आपने देखा है, भाई एच का मतलब होता है 2 कार्बन बस, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, बस एच लगा दो। कितने एच देंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं, तीसरा चौथा यहाँ, इस तरह 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं, तीसरा चौथा यहाँ, तो दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। और एच एच लगाओ, ये दिल में भी लगा सकते हो, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप जबानी भी कर लोगे। लो जी, क्या बना, 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, C2H4। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये रूल, ये नाम समझ कर ही बस नाम याद कर लेंगे ना, इथीन, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह याद करते हैं। इसी तरह प्रोपीन भी मैंने बता दिया आपको, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, बस एक बार समझ लेना है। उसके बाद सिर्फ आपने ये कहना है कि ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, नाम नहीं है बुक के अंदर इसका, लेकिन मैंने बताया पेंटाडीकेन इसका नाम है। लेकिन अगर आपने बस C15 या 32 याद किया तो खुद सोचो, देखो ये कितने कार्बन हो गए, 2, कितनी दफा हो गए, 2 दफा, 4 कार्बन तो ये हो गए। ये कितने कार्बन है, 3, ये कितने कार्बन है, 8। अब 8, 3 और 4 को जमा करो तो 4 3 7 और 8 15 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये 15 याद किया हुआ है तो यहाँ पे गलती नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर बैलेंस इक्वेशन याद की हुई है तो ऑटोमेटिकली कोई गलती अगर हो गई तो फौरन पकड़ी जाएगी। भाई कार्बन पूरे नहीं हो रहे, कार्बन पूरे नहीं हो रहे तो बैलेंस देखो, अगर बैलेंस भी हो गया इसका मतलब है कोई ना कोई और गलती मारी हुई है, तो वो आपने ठीक कर लेनी है। तो ये बेटा आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। इसमें बहुत सी लॉजिक्स है। इंशाल्लाह जब हमारे ये बुक खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है, इसी महीने खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ये बुक, क्योंकि बस 2-4 चैप्टर मजीद रह गए हैं, 4 एक छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े भी नहीं है। तो वो जैसे आप कर लोगे ईजीली आपको ये सब कुछ आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम की, और उसमें फिर आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे जो थोड़ी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आती या आप भूल जाते हैं, इंशाल्लाह उस पर बहस हुआ करेगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की। तो पहला रिएक्शन जो आपके पास आ रहा है वो कौन सा है? वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बेटा अहम चीज़ यही है, सबसे पहले उस्ताद ने देखना है कि भाई ये आपने कर लिया है या नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे बड़े होशियार हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये तो क्या कहते हैं, हम ये लिख देते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ये हम लिख देते हैं और बस, ठीक है ना? नहीं, अगर ये लिख दिया और लिख दिया सही है, इसका अगर फॉर एग्जांपल टीचर ने 2 नंबर देने ना, वो आपको आधा नंबर दे रहा होगा, ठीक है ना? ये आपको हद मार के नंबर दे देगा, क्योंकि सर वो एक रिएक्शन तो नहीं लिखा था। हाँ, अगर आपने सिर्फ रिएक्शन लिख दिया तो वो आपको 1.5 नंबर दे देगा, या 1 नंबर से कम नहीं देगा कभी भी। हाँ, अगर आपने ये दोनों लिख दिए, ये भी और ये भी, फिर 2 नंबर पक्के। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि पहले रिएक्शन याद करो, और अगर रिएक्शन याद कर लिया ना तो ये लिखने की आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिखना तो बड़ा आसान है। वो कैसे, देखो समझा देता हूँ। अगर आपने ये रिएक्शन याद कर लिया, सपोज को रिएक्शन याद हो गया ना, रिएक्शन याद हो गया, अब लिखोगे क्या, अब आप यूं लिखोगे, व्हेन ईथीन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस ईथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 150 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसी को उठा के लिख दो ऊपर, काम खत्म हो गया। तो सिर्फ इसको अट्टा लगाओ, इसको याद करो, बार बार लिखो, पक्का हो जाएगा।
ठीक है, रट्टा भी लगाना पड़ता है कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप देखो टेम्परेचर के लिए तो कोई लॉजिक नहीं आएगी, तो रट्टा तो मारना पड़ेगा, निकल याद करना पड़ेगा, हाँ ये याद करने के लिए लॉजिक लग जाएगी। देखो समझाता हूँ मैं कैसे। लो भाई रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से इथीन का और देखते हैं हमें आया या नहीं आया। बड़ा आसान सा है, मसला ही कोई नहीं है, इतना आसान है कि देखो अभी आप अपना उठाओ रजिस्टर, उस पर लिखना शुरू करो, एकदम मुझसे समझो एकदम खुद लिख लोगे। देखो सपोज करो कि ये आपके पास क्या CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 क्या बन गया इथीन। रिएक्शन किससे कर रहे हो, हाइड्रोजन से। मैं इसको यूं लिखूंगा H2 को, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे करके समझना है, क्योंकि सर क्या मतलब हुआ। देखो हुआ ये कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शेयर करके बना हुआ है। अब आप इसको तोड़ दो। अब तोड़ देने से क्या होगा, तोड़ देने से कुछ ये होने वाला है जो आपको यहां नजर आएगा। इसको थोड़ा सा जरा मैं पीछे कर देता हूं, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बुक पे एक ही लाइन पे लिखना है, तोड़ के नहीं लिखना। अच्छा अब देखो करना क्या है, करना ये है कि आप जो बच गया वो लिखो। CH2 सिंगल बॉन्ड बच गया ना भाई, CH2 ओके। अब क्या करोगे, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसको भी तोड़ दो, हीट लगेगी टूट जाएगा। अब दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। अब यहां से देखो कि जब ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और दोनों कार्बन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ये देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और जो हाइड्रोजन है ना बेटा वो भी यहाँ पर आ रहा है। कैसे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ये देखो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड फिर बन जाएगा। लो भाई इधर ही बॉन्ड बन गया, इधर ही बॉन्ड बन गया। अब आपको समझ आ गया, ये तो एडिशन हो गई भाई, जमा हो गया। और यही तो सर ने बताना था कि ये एडिशन ऑफ रिएक्शन है। और चूंकि ये एडिशन हाइड्रोजन की है ना, तो एडिशन देखो, एक पहले क्या आता था, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब था कि निकल जाना कुछ, एडिशन का मतलब है जमा हो जाना। अब आपको कहे सर हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन भी बोलते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, नहीं तो उनसे समझ लो, तो इस अमल को रिडक्शन भी कहते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहें या रिडक्शन प्रोसेस कहें, दोनों ठीक है। अब आपको कहे सर किताब में तो ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। किताब में आपने इनको मिलाकर लिखना है, मैं इतना भी लिख सकते हो। बुक में कैसे लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक में लिखा है CH3 भाई, दो कार्बन है तो लफ्ज लगाओगे इथ, और सिंगल बॉन्ड है दरमियान में तो ANE। तो आपने ये कहना है कि हमने एक ऐसा रिएक्शन किया, इथीन से हमने बना लिया जी इथेन, ठीक है। कैसे बना लिया, अब आप खुद देखो। अब आपने इबारत याद नहीं की हुई, आपने रट्टा नहीं मारा हुआ, अब आप खुद कहोगे क्योंकि सर समझ आ गई। क्या समझ आ गई, व्हेन इथेन सॉरी इथीन when ethene is reacted with the hydrogen, then ethane is produced, ethane बन जाता है। this is a addition और reduction reaction। एक चीज रह गई जो आपने यहां पर लिखनी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि ये अमल एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, वो आपने एरो पे लगाना है। देखो क्या लिखना है, आपने लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, और साथ साथ टेम्परेचर भी लगाना है और प्रेशर भी लगाना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बेटा आपने जरूर लगाना है, इसके बगैर रिएक्शन मुकम्मल नहीं है, मतलब ये लगेगा तो सब कुछ कंप्लीट होगा। अगला सवाल आता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्योंकि सर एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे है, बड़ा आसान सा है। देखो हैलोजन किसे कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी कह लो। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विद द ब्रोमीन, या ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन भी है ये, इथीन भी है। अल्कीन जनरल नेम है, इथीन इसका स्पेसिफिक नेम है। तो क्या कहोगे, व्हेन ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस ऑफ द इथीन, देन इट प्रोड्यूस 1,2-डाइब्रोमो इथेन। नाम मैं समझा देता हूँ आपको, क्या नाम है इसका। देखो इस कार्बन का नाम है 1, इस कार्बन का नाम है 2। अगर कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन लगेगा तो इसे कहेंगे 1 ब्रोमो, 2 पर लगेगा तो 2 ब्रोमो। लेकिन इसे लिखने का तरीका ये है कि पहले आप लगाओ 1 2, फिर लगाओ 1 और 2 पर क्या लगा है, 2 दफा ब्रोमो लगा हुआ है, और इथेन 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो आप ये थोड़ा सा सीख लो। बाकी मैंने आपको सिखाया हुआ कि सारा नाम देने का तरीकाकार क्या है, और बाकी एक्स्ट्रा लिंक भी मैंने आपको दिया था पिछले चैप्टर के अंदर, कि अगर आप बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो फिर अपनी यानी बुक से भी अच्छा समझना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी लिंक मौजूद था। मैं आज भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से देख लीजिएगा, जिसमें आयोपिक नोमेनक्लेचर है बाय सर उमैर खान, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या बोला है
CH2 और CH2। तो इस पर कार्बन 1 पर कार्बन नंबर 2 पर दो दफा क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और दो कार्बन हो तो एथ और सिंगल बॉन्ड हो तो एन। तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसमें गलती भी है, जो 1,2 है ना उसके दरमियान में कॉमा आता है, ना कि फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो ये वक्त के साथ बुक क्योंकि नहीं है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी फिलहाल आप जो है ना यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये रूल के हिसाब से है। अच्छा, अब चलते हैं। देखो यहाँ पे ठीक लिखा है 1,2, 1 और 2 जब भी दो नंबर होंगे उनके दरमियान में कॉमा लगेगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ ब्रोमिनेशन हैलोजन। देखो अगर तो क्या हो रहा है, अगर तो हो रहा है ब्रोमीन की एडिशन तो ब्रोमिनेशन, अगर क्लोरीन की एडिशन क्लोरीनेशन। ब्रोमीन और क्लोरीन क्या होते हैं, हैलोजन, तो वर्ड हैलोजिनेशन सब चलता है। तो फिलहाल हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इथीन की, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं बेटा। तो आपने लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप क्या करो, पहले मैंने H लिखा था ना H2 की जगह, अब मैं ऐसे करता हूँ Br लिख देता हूँ। आप अपनी किताब के हिसाब से Br2 लिखो, कोई इशू नहीं है। जब आप इसे रिएक्शन करवाओगे, ये बेटा CCl4 की मौजूदगी में होता है, तो क्या होगा, वही जैसे मैंने पहले कहा हुआ है, एक बॉन्ड तोड़ दो तो एक बॉन्ड तोड़ दो। ये आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है ये भी तोड़ दो, तो एक एक ब्रोमीन का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर पहले HH लगाया था, अभी रिएक्शन के अंदर ऊपर देख लो, यहाँ पर हमने HH लगाया था ना, अभी हम यहाँ पे Br लगा रहे हैं। तो ऊपर रिएक्शन वाला याद हो गया, नीचे वाला भी याद हो गया, लेकिन बस अब आपने इसके नेम जो है वो अच्छी तरीके से देना है। मैं लिख देता हूँ, इसका नंबर कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, और ये सिर्फ अकेला देखो तो ये इथेन है, क्योंकि दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। अब आपने इसको कैसे देना है नाम, 1 2, और फिर लिखना है ऐसे, छोटी लाइन लगानी है, इसे कहते हैं हाइफन, ये लगाना जरूरी होती है, रूल के मुताबिक है। फिर आपने लगाना है डाई ब्रोमो, यानी दो दफा ब्रोमीन लगा हुआ है, और दो कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये इसका बेटा नेम है, इसी तरह लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, या बुक में भी लिखा हुआ है, वहां देख सकते हैं। लो भाई, क्या हो गया, एडिशन ऑफ द ब्रोमीन। इसमें क्या मसला रहा कि एडिशन ऑफ द ब्रोमीन, दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ब्रोमिनेशन। और चूंकि ये ब्रोमीन हैलोजन होता है तो इस प्रोसेस को हैलोजन की वजह से हैलोजिनेशन भी कहते हैं। अच्छा भाई, अब हम चले मजीद आगे। मजीद आगे चलने पर जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो KMnO4 होता है ना बेटा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। कौन सी ऑक्सीजन, ये वाली, इसका नाम होता है नेसेंट ऑक्सीजन, या नौजायदा ऑक्सीजन, या कह लो रिएक्टिव ऑक्सीजन, या कह लो एटॉमिक ऑक्सीजन, हर तरह से बात कही जा सकती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इसने क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और किसी चीज में ऐड होती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यह मान के चलो कि कितने एच हैं यहाँ पर, दो, कितने ओ हैं यहाँ पर, दो। तो दो एच हैं और दो ओ हैं। अब आपने क्या करना है, वही वाली बात पुरानी, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद यहाँ पहले हमने लगाया था HH, फिर हमने यहाँ पे लगाया Br, अब हम लगा रहे हैं OH। ये OH कहाँ से आया, ये OH समझ लो, एक यहाँ से आया, एक O और H, और O और एक H, यानी दो OH बन सकते हैं। कहाँ से बेटा, जहाँ से हमने अभी जिक्र किया। ठीक है ना, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप सोचो, पानी दो चीजें देता है, पानी H देता है और OH देता है, और ये वाला O आप यहाँ लगा लो। इस तरह ये आपके पास क्या होगा, दो OH बन गए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेन। ये तो इथेन, ठीक है। इथेन के बाद ये अल्कोहल है। अगर एक OH होता तो हम एथेनॉल बोल देते, अगर एक OH होता। अब चूंकि दो H हैं तो हमें डाईओल बोलना पड़ेगा, लेकिन यही बताना पड़ेगा कि ये जो दो OH लगे हैं ये कहाँ कहाँ लगे हैं, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 पे लगे हैं, इसलिए इसका नाम 1,2 डाईओल है। और इसका एक नाम ग्लाइकोल भी है, जो कि आपका कॉमन नेम कह लो है, और एक तरह का MCQ भी है। इसलिए इस MCQ को आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर अपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई MCQ भी है। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड या अल्कीन। देखो दोनों तरह बात हो सकती है, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस में होता है, अल्कीन में। तो सवाल यूं भी आ सकता है, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, यूं भी आ सकता है, हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन, या हाउ सैचुरेशन टेस्ट इज कैरिड आउट। तो इस तरह के कुछ अल्फाज आ सकते हैं, सैचुरेशन टेस्ट लिखो। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊं, मैं आपको छोटा सा ये रिएक्शन समझाता हूँ। ये रिएक्शन जो अभी हमने अभी अभी किया है, इस रिएक्शन में आपने याद रखना है, जो KMnO4 है ना,
ये कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, इसका कलर पर्पल होता है। अगर तो ये रिएक्शन हो गया, जैसे कि ये हो रहा है, अभी दिखाया आपको, तो कलर खत्म हो जाता है। कलर खत्म जाने को कहते हैं डिस्चार्ज, वाइट हो जाता है। और जैसे कलर खत्म होगा तो हम कहेंगे इसके अंदर चूंकि अल्कीन था, डबल बॉन्ड था, इसलिए खत्म हुआ है जिसका कलर। तो कलर का खत्म हो जाना, डिस्चार्ज होना, इस बात की अलामत है कि KMnO4 खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि KMnO4 ने रिएक्शन कर लिया। तो केम रिएक्शन किससे करता है KMnO4? भाई अल्कीन से। अगर यहाँ अल्केन होगा ना तो अल्केन से रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाली बात याद रखना। अल्केन से रिएक्शन KMnO4 नहीं करेगा। और जो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं जी? सैचुरेटेड। कौन? अल्केन, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और जिनमें डबल बॉन्ड होता है ना बेटा, वो होते हैं अनसैचुरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने सोचना है इस टेस्ट के बारे में। इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने यूँ सोचना है कि टीचर ने आपको दो जो है ना वो कंपाउंड्स दे दिए हैं। दो कंपाउंड कौन से दे दिए हैं? सपोज करो कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक कंपाउंड है, ये रहा, और ये कलरलेस है। अब कलरलेस पानी की तरह ही दिखता है। और बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब नहीं है, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है। अब आपके पास जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है ना, वो भी इसके साथ पड़ी हुई है और सेम टू सेम है। इसका बुक जो एग्जामिनर नाम देगा ना, वो कहेगा ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। अब बताओ टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है? वैसे तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बड़ी क्लासेस में, लेकिन आपकी क्लासेस में आसान करते रहता है। वो कहता है, आपको कह देता है इन दोनों में से एक के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है बेटा जी? सैचुरेटेड कंपाउंड है। हम मान के चलते हैं कि वो एक अल्केन है, ठीक है। और वो कहता है दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और वो हम मान के लेते हैं कि वो अल्कीन है, ठीक है, या आप मान लो वो इथीन है, कुछ भी समझ लो कि एथीन और अल्कीन एक ही बात है। अब उसने हमें कहा है कि एक में सैचुरेटेड और एक में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब वो सवाल ये करता है बताओ ए में कौन सा है और बी में कौन सा है। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास एक टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर KMnO4 डालेंगे और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? KMnO4 डाल देंगे। KMnO4 डाला जा सकता है और ब्रोमीन भी डाला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन किया है Br2 का। Br2 भी खत्म हो गया था और KMnO4 भी खत्म हो गया था। Br2 का भी एक कलर होता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर ये आपने डाला, अब इन दोनों में से जाहिर सी बात है एक के अंदर देखो, एक वक्त में एक चीज डालनी है, या KMnO4 डालना है या Br2। अब हम मान के चलते हैं हमने KMnO4 डाला है, और जैसे KMnO4 का कलर कौन सा होता है मैंने बताया भी आपको, इसका कलर होता है एक वायलेट कलर होता है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज कीजिए बी टेस्ट ट्यूब में हमने जब इसको डाला तो ये क्या हो गया? कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस हो गया। जबकि जो आपके पास ए टेस्ट ट्यूब थी ना, उसके अंदर वो रिमेन्स एज सच, मतलब वो कलर्ड रहता है, रिएक्शन नहीं होता, यूं कह लो, यूं मान के चलो। तो अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी, बताओ भाई बी के अंदर क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड? आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जो इथीन होता है ना वो रिएक्शन करता है KMnO4 से, तो इथीन का KMnO4 से रिएक्शन हो जाएगा या अल्कीन का हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो मौजूद है। इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है ना बेटा, वो इसके अंदर मौजूद है। किसके अंदर? बी के अंदर। और ए के अंदर चूंकि रिएक्शन नहीं हुआ तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, सैचुरेटेड है। तो इस तरह आप KMnO4 या डिफरेंट कंपाउंड से विजुअली तौर पर देखते ही बता सकते हो कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या कुछ मौजूद है। अब यही चीज बुक ने भी लिखी है और यही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो भाई, यहां से अब आपने लेके चलना है चंद एक चीज इसमें एज अ MCQ रखी है मैंने, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर MCQ क्या है? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का कौन सा कलर है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे अभी हमने KMnO4 पढ़ा, इसका पर्पल कलर, पर्पल भी ब्लू सा होता है, इसको हम वायलेट भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आप पर्पल तेज मतलब ब्लू, तेज ब्लू कलर का होता है। और इसके बाद हम कह लेते हैं एक और वायलेट कलर ऑफ द आयोडीन, और आयोडीन का वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो अब आपके पास तीन कलर्स हैं, इन तीनों कलर को एज ए MCQ ले लो, किसका कलर कौन सा होता है ये MCQ बन जाएगा।
और इसके अलावा अब बात करते हैं क्वेश्चन का आंसर। आंसर वही है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपने लिखना है बोथ हैलोजिनेशन। भाई अगर ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी, इसको हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, KMnO4 से रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मे बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। भाई अल्कीन की मौजूदगी का पता चल सकता है इस रिएक्शन से। द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन और पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज रैपिडली डिस्चार्ज, खत्म हो जाते हैं। आइदर ऑफ द टू रिएक्ट्स विद एन अल्कीन, अगर वो अल्कीन से रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली अल्कीन आल्सो डिस्चार्ज द वायलेट कलर ऑफ आयोडीन, और आयोडीन डालने से भी, आयोडीन डालना भी ब्रोमीन हैलोजिनेशन कहलाता है, तो आयोडीन का कलर भी खत्म हो जाता है। इस तरह आप ये कह सकते हो कि अल्कीन की होना या ना होना आप डिटेक्ट कर सकते हो ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 से। तो ये बहरहाल ये पूरा पैराग्राफ करके जांच उड़ा लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। तो यही आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। सवाल वही रहेगा जैसे ऊपर समझा चुका हूँ। तो यहाँ वो लिखता है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जवाब वही है जो ऊपर मैंने दे दिया। बस फर्क आप क्या करोगे, अल्कीन की जगह पे आपने लिख देना है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, नहीं अगर लिखते तो सेम टू सेम ऊपर वाला लिखकर तो नीचे वाला लिख दो, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। लो भाई ये भी सवाल मुकम्मल हो गया। अब आता है एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। ओके सर ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया, आपने पहले बता दिया। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो देखो मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, हाइड्रोजन हैलाइड। देखो ये आपके पास है हाइड्रोजन और ये आपके पास है हैलोजन। HCl की रिएक्शन करते हैं हम, कैसे किसके जरिए करते हैं, किससे कर रहे हैं, मतलब वो जिसे सबके कर रहे हैं, इथीन से। तो ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब रिएक्शन किससे करना है, HCl से। हो गया सर ये तो बड़ा आसान हो गया, एक बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया। H और Cl के दरमियान बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया। H एक जगह दे दो, Cl दूसरी जगह दे दो। सर ये तो मसला ही कोई नहीं है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो वही था जो पुराना है। जो नया आ रहा है उसको जरा ऐसा करता हूँ मैं, अलग करके लिख देता हूँ। एक तरफ H लिख दो, एक तरफ Cl लिख दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड कर दिया है। इन दोनों के देखो, हाइड्रोजन के एडिशन को कहते हैं हाइड्रोजीनेशन, याद रखना, हाइड्रोजीनेशन। और क्लोरीन के एडिशन को बोलते हैं क्लोरीनेशन, या जनरली बोलो तो हेलोजीनेशन। अब हमारी बुक ने इन दोनों लफ्जों को मिलाकर लिखा है, क्या लिखा है, हाइड्रो हेलोजीनेशन। ठीक है, हाइड्रो हेलोजीनेशन। अगर निकालना हो हाइड्रोजन और क्लोरीन को या हेलोजन को तो डिहाइड्रो हेलोजीनेशन, डालना हो ऐड करना हो तो हाइड्रो हेलोजीनेशन। तो इस तरीके से दो अल्फाज आते हैं। अच्छा अब यही चीज अब वापस अपनी बुक में देखते हैं। अब वो लिखता है कि आपके पास था इथीन, इथीन लिया, उसका रिएक्शन किससे किया, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। एक तरफ H दे दिया, भाई CH2 को जब H दिया तो CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। CH2 को एक H दिया, CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया, Br, तो CH2 को Br दे दो। ये आपके पास सिंपल सा रिएक्शन है, एक तरफ H दे दिया, एक तरफ Br दे दिया, बस और कोई मसला ही कोई नहीं। नाम भी दोगे, भाई नाम देना हमें आदत है। इसका नाम क्या है बताया हुआ है, इथाइल। इसका नाम क्या है, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। से सोडियम क्लोराइड होता है ना, इस तरह इथाइल ब्रोमाइड। बड़ा आसान नाम है सर ये तो। और अगर किताब की तरह दो, ब्रोमो इथेन, ये भी ठीक है। दोनों नाम आपको मैं लिख देता हूँ, मैं इथाइल ब्रोमाइड, जो नाम देना चाहो दे दो। ठीक है, शुरू शुरू में मसला होता है जरा, क्योंकि सब पत्नी गलत ना हो जाए, लेकिन जैसे आपका मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है तो आपके लिए आसान रहती है। ब्रोमाइड। अल्काइल हैलाइड पर, अल्काइल हैलाइड पर इसमें R क्या है, इथाइल, और X क्या है, ब्रोमाइड या ब्रोमीन कह लो। अकेला हो तो ब्रोमीन बोलते हैं, अगर कंपाउंड का पार्ट हो तो फिर ब्रोमाइड बोलते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर इन, यानी हम अब वाटर सेशन कर रहे हैं, लेकिन वाटर कैसा है, स्टीम की शक्ल में, भाप की शक्ल में। तो हमें ये रिएक्शन आ जाता है, बड़ा कोई मसला है ही नहीं कोई। देखो मैं करके दिखाता हूँ। इस दफ़ा उसने कितना क्या क्या लिया हुआ है, इस दफ़ा उसने 1 2 3 4 कार्बन लिए हैं, तो हम भी 4 कार्बन लेते हैं। रिएक्शन किससे करना है, वाटर H2O से करना है। लो भाई बनाते हैं, क्या करना है देखो, पहले मैं समझाता हूँ अपने तरीके से। मेरा तरीका बहुत आसान होता है, एक दो आपको समझ में आ जाए फिर आप बुक को फॉलो करते रहो, कोई ऐसा मसला नहीं है।
देखो अब हमने क्या करना है, हमने 4 कार्बन वाला अल्कीन ले लेना है। तो ले लेते हैं, इसमें कौन से मसला है। ये देखो, ये हमारे पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, और ये अल्कीन होना चाहिए। इथीन भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रा बुक वाला आपको समझाना चाह रहा है आपको, तो वो उस इथीन से भी हो सकता है ये रिएक्शन। अच्छा, ये हमारे पास अब 4 कार्बन है ना, तो हमने लिखा ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, तो लिख दिया ईन। मैंने एच नहीं लगाया, एच की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही काम हो जाता है। ठीक है, लगाना है आपने, ये नहीं कि आपने किताब वहीं छोड़ देना है, लेकिन उसके बगैर सारा कॉन्सेप्ट में आ जाएगा आपको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, रिएक्शन करना है इसका H2O से। तो H2O को मैं इधर यूँ लिख देता हूँ H और OH। ठीक है, अब सोचो यहाँ से आपने एक बॉन्ड तोड़ना है, तो तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या बनाया, ये देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब आपने वो वाला बॉन्ड तो तोड़ दिया यहाँ से, अब जो यहाँ वाला बॉन्ड भी आपने एक तोड़ना है। जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे, एक तरफ आपने लगा देना है H और एक तरफ आपने लगा देना है OH। मैं ज़रा कलर स्कीम वही रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एक तरफ H और एक तरफ OH। ठीक है, याद रखिएगा OH जो है ना आखिरी कार्बन पर नहीं लगाना आपने। ये रूल होता है मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है, वो जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो वहाँ सीखोगे, लेकिन फिलहाल आपने OH यहीं लगाना है। अगर यहाँ लगा दिया ना OH, लगता तो है कि भाई यहाँ लगा दो या वहाँ लगा दो, तो क्या होता है, रूल बदल जाता है। फिर रूल बदल जाएगा, फिर नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल आपने OH यहाँ लगाना है। अब आपके पास आती है बारी H लगाने की। सर H तो में लगाने आते हैं, इधर 2 H लगेंगे, इधर 1 H लगेगा, क्योंकि 1 2 3 तो बॉन्ड पहले ही है, चौथा बस आपने ऐड करना है। इसमें 1 2 2 है, तीसरा चौथा, इसमें 1 है अकेला, तो 1 2 3 ये आपके पास सब हाइड्रोजन आ जाएंगे। जहाँ जहाँ जगह मैंने छोड़ी, यहाँ भी देख लो, 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 1 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये लगा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने एच इसलिए लगाया ताकि रिएक्शन को सिंपल रख सकें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक तो समझ में आ जाए ना, फिर बेशक आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स कर लो। हाँ भाई, इसका नाम क्या है, अगर सर एच तो लगा ही नहीं, एच लगाए बगैर ही नाम आ जाता है भाई। देखो सपोज करो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, कहेंगे सर 4 कार्बन है हमारे पास, तो चारों कार्बन की वजह से नाम क्या बनेगा, ब्यूट। ठीक है ना, अब ब्यूटेन, चलो पूरा लगाओ ब्यूटेन। ठीक है, अब हो गया सर, ठीक है हो गया, लेकिन आपने कल कहा था या लास्ट चैप्टर में, सर ये तो अल्कोहल होगा अगर इसमें OH लगेगा। हाँ, तो ये भी कहा था कि ई हटाकर क्या लगा दो, OL, ये बन गया ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। तो ये आपके पास है। अब अगर सर किताब में थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा हुआ है, तो किताब में मुख्तलिफ क्यों है मैं समझा देता हूँ। कार्बन नंबर 1 है ये, कार्बन नंबर 2 है ये, कार्बन नंबर 3 और ये 4 है। तो OL को उसकी पोजीशन भी देनी है। ठीक है, किसके ऊपर, इस चेन के ऊपर। ये देखो, अब आपका जो OH है वो कहाँ लगा हुआ है, नंबर 2 पोजीशन पर। तो आपने काम करना है, यहाँ पर लगाना है 2 लाइन, लाजमी लगानी है, फिर लाइन लगानी है, और लगाना है OL, यानी अल्कोहल है लेकिन 2 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, तो लफ्ज बन गया ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, इस तरह भी आपके नाम आ सकता है। और ट्यूब 2 पहले भी आता है कुछ जगह पे, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, और ये रूल अलग अलग तरीकों से लिखे जा सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे वहाँ नाम मुख्तलिफ आ रहा होगा तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि रूल कई तरीके के हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपकी किताब छोटी है, आपकी क्लास भी छोटी है, इसलिए हम ज़्यादा सारे रूल इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा हुआ है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपको शौक है काफ़ी सारे रूल सीखने का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। ये जो रिएक्शन अभी हमने किया, इस रिएक्शन में आपने एक काम बड़े एहतियात से समझना है बेटा, और वो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, और वो ये है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड 300 डिग्री सेल्सियस जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें हमने क्या किया, वाटर की एडिशन की है, इसलिए इसका नाम एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन चूंकि ये हाई टेम्परेचर पर होता है, पानी तो 100 से नीचे एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। तो ये भाप से रिएक्शन है, इसका मतलब यूं भी लिया जाएगा कि ये रिएक्शन इजी नहीं है, रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। तो अब आपको कैसे, ऊपर वाला तो पढ़ा ही नहीं रहे, वो भी पढ़ा दिया ना, क्या लिखोगे, व्हेन ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, कार्बन में 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 1 लगा है, ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। कहते हैं व्हेन ब्यूटीन इज रिएक्टेड विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 300 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स ब्यूटेन 2 ऑल। लो भाई, ये लिख दिया ऊपर, तो
तो बस खत्म, नीचे रिएक्शन लगा दिया, जान छुटाई। अब नेक्स्ट आता है जी अल्काइंस, यानी पहले हमने अल्कीन पढ़ा है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, अब हम पढ़ रहे हैं अल्काइंस जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि अल्काइंस क्या है, इनका जनरल इंट्रोडक्शन। तो आपने लिखना है अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है भी इसके अंदर, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब यहाँ को सर ये तो फार्मूला चेंज हो गया। हाँ भाई, सबके फार्मूला चेंज है। मैं एक बार थोड़ा सा जरा आपको बता देता हूँ, लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था, यहाँ पे भी दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने कुछ यूं करना है, 3 फार्मूले हैं आपके पास जो अभी अभी आए हैं, यानी अल्केन के हिसाब से। अल्केन जो है ना वो लास्ट चैप्टर में था, और अल्केन और अल्कीन यहाँ पर है। तो अल्केन में आपने लिखना है CnH2n+2, और जब अल्कीन आएगा तो आपने रखना है, ये मैंने 2 लिख दिया, n, और यहाँ पे भी n, CnH2n बस। और जब अल्काइन आएगा तो आपने लिखना है CnH2n-2। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि कार्बन की तादाद हमारे पास 2 है। क्या है? 2। तो अगर ये अल्कीन हुआ ना, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो ये वाला फार्मूला काम आएगा। तो आप लगा दो, n की जगह 2 लगा दिया, H2n, और n की जगह वही 2 लगाइएगा, और -2। हाँ भाई, जवाब निकालो। जब जवाब निकालोगे तो C2 और H कैसे बनेगा? 2 to the 4 -2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन 2 हों और उसके दरमियान में एक ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी अल्काइंस हों, तो फिर वहां पर H सिर्फ 2 2, यानी एक और एक करके 2 H आएंगे। तो फार्मूला वाकई सही है, C2 और H2। अगर मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, 2 कार्बन ही आपने रखने हैं, लेकिन बताओ अगर ये अल्कीन हुआ तो ये सर इसमें कौन सी बात है? कार्बन अगर 2 हैं तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, 2 और 2 to the 4। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा C2H4। यहाँ क्या है? C2H2। और अगर अल्केन हुआ, नहीं भाई नहीं, अगर ये अल्केन हुआ 2 कार्बन वाला, फिर क्या करोगे? तो आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे। कितना बनेगा भाई? यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 to the 4 + 2, तो 4 to 6 हो गया। तो आपके पास अब फार्मूला बन जाएगा C2H6। तो देखो ये क्या है? ये है अल्केन, क्योंकि ये अल्केन के फार्मूले पे पूरा उतर रहा है, ये अल्कीन के फार्मूले पे पूरा उतर रहा है, ये अल्काइन के फार्मूले पे पूरा उतर रहा है। इन सब के अंदर चूंकि कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन वाले का नाम यहाँ बनेगा इथेन, यहाँ बनेगा इथीन, यहाँ बनेगा इथाइन। ठीक है। तो ये आपको मैं बार बार चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए अगर पिछली कमियां रह गई थी, आपने 9th में अच्छा नहीं किया, तो चलो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब फिर वापस चलो, सबसे पहले तो वही जनरल फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया, और अब लिखता है जस्ट लाइक द अल्कीन, अल्कीन की तरह अल्काइंस आर आल्सो नेम्ड बाय काउंटिंग नंबर ऑफ द कार्बन, यानी यहाँ पे आप कार्बन की तादाद के हिसाब से, जैसे कि अगर 2 कार्बन है तो लफ्ज बन जाएगा इथाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, 4 हैं तो ब्यूटाइन, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से चाहो बेटा ये 1 2 3 4 है, कोशिश क्या करें, थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल होती हैं, सेम होती हैं, बस थोड़ा सा उसमें यानी लॉजिक होता है, वो जैसे आपको आएगा लॉजिक तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोई एक चारों एग्जांपल याद करनी है, कोशिश करनी है। देखो इसमें कितने कार्बन है? 2, तो वर्ड क्या बन गया? इथ, और इसके दरमियान में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है 1, तो वर्ड बन गया इथाइन। तो इसमें क्या बना? इथाइन। इसके बाद इसको देखो, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो बनेगा प्रोप। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। हाइड्रोजन की कोई परवाह ना करें, बस कार्बन की परवाह करें, डबल बॉन्ड की परवाह करें, फंक्शनल ग्रुप की परवाह करें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो आपके पास कितने हैं जी? 4। यहाँ पे इसको आप ब्यूट या इसको BUT, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, यानी इसका नाम यूं भी लिख सकते थे BUTYNE, ब्यूटाइन। ठीक है। अब अगर सर दरमियान में 1 क्यों आ गया? तो देखो इसमें होता ही है कि ये कंपाउंड 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ये बात आपने समझनी है। देखो कैसे, सपोज करें ये आपके पास H नहीं है, हटा लें अपनी जगह से, H के बगैर भी काम चलाते हैं, तो 1 2। अब देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फ़र्क है? ऊपर वाले में फ़र्क ये है कि अब अगर मैं गिनती दे दूँ, सपोज़ कीजिए मैं कहता हूँ ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी इसी तरह 1 2 3 4 है। तो आप गौर करो, क्या गौर करेंगे? आप गौर करेंगे कि कार्बन नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों तो हैं ब्यूटाइन, दोनों ब्यूटाइन है,
पर दोनों अगर इकट्ठे आ जाए तो फ़र्क कैसे करोगे? तो फ़र्क इसके ज़रिए से करोगे। आप कहेंगे जो कंपाउंड कार्ब यानी कार्बन का कंपाउंड बुक ने लिखा है, वो 1 आइन है, यानी पहले नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, और जो सर ने लिखा है, वो दूसरे नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ऊपर वाला ब्यूट 2 आइन और नीचे वाला ब्यूट 1 आइन है, इसलिए मैंने दोनों में डिफरेंस कर दिया है। अच्छा भाई, इसी तरह से इस पे आ जाओ, ये आपको समझ में आ गया, ब्यूट 2 आइन ये मैंने समझा दिया अभी, ताकि ये डिफरेंस रहे, इसलिए 1 और 2 की कहानी है। अच्छा, अगर हम कह देता है जी ब्यूटाइन लिख दो बस, तो गलत हो जाएगा, ब्यूटाइन भी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी बताया था 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 लिखने की ज़रूरत तब आती है जब दोनों चीज़ों का तकाबुली जायज़ा हो रहा हो, मतलब दोनों कंपाउंड एक साथ मौजूद हों, तो दोनों में फ़र्क करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है? वरना आप इसे ब्यूटाइन लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि इसमें क्या है, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर ये आपके पास कंपाउंड है फिर 2 लिखना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि 1 को हज़फ कर सकते हैं, 2 को हज़फ नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ₹100, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है ₹100। अगर हम कहते हैं ₹200 तो उसको 100 नहीं बोलते, फिर 200 लाज़िमी बोलेगा जाएगा। तो 2, 3, 4 को लाज़िमी लिखते हैं, 1 को बेशक ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि वो है। ये ना लिखने से ये नहीं कि वो नहीं है, वो अपनी जगह पर है। अच्छा, अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं पुराना बता दूँ आपको। पहले पेपर तो आपने वही लिखा, क्या कहते हैं, इसकी समझ लें कि डेफिनिशन लिख दी, फिर फार्मूला लिख दिया, और फिर आपने एग्जांपल लिख कर ये 2 नंबर का सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन एक और आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें थोड़ा-सा सवाल यूँ आया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इथाइन? इथाइन का यूज़ लिखो। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथीन को इथिलीन बोलते हैं। मैं दोबारा लिख के देता हूँ आपको, कभी आप परेशान ना हो जाइएगा। यानी एक वर्ड है इथाइलीन और एक है इथीन। ठीक है ना? मैं दोबारा करता हूँ, ETHYLENE, ये क्या है? इथिलीन। इसका दूसरा नाम है इथीन, यानी ये अल्कीन के लिए बोले जाते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास है ये है इथाइन और एसिटिलीन, तो इन दोनों को सेम कंसीडर करेंगे, मतलब ये दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि ये इथाइन इसका आयापिक नेम है और एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है। अब मैंने फ़र्क कर दिया और इथिलीन और एसिटिलीन, इथिलीन और एसिटिलीन, इथाइन और इथीन, एक यानी अलग-अलग है। अब आप आ जाएँ, इस यूज़ लिखना है जी इसका। अब यूज़ कैसे लिखा है? मैंने कुछ नंबर डाल दिए यहाँ पर, जैसे 1 तो लिखता है इथाइन और एसिटिलीन गैस। ये क्या है? ये एमसीक्यू है एक्चुअली, यानी वो इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप कह सकते हैं द कंपाउंड व्हिच हैज़ ट्रिपल बॉन्ड इज़, ए ऑप्शन आ जाएगा इथाइन, बी ऑप्शन आ जाएगा एसिटिलीन, सी ऑप्शन आ जाएगा ए एंड बी बोथ, डी आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या जवाब होगा? ये कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, समझ में आ जाएगी। अब जो लॉन्ग, अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ हिस्से बनाए गए हैं। नंबर 1, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा आपके पास ये है। तो पहले हिस्से में आपने क्या लिखना है? पहले हिस्से में आपने लिखना है, क्योंकि सवाल है यूज़, तो 2 यूजेस लिखने हैं इसके एक्चुअली। तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, अगर आप चाहो थोड़ा कम भी कर सकते हो। द सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड इज़ कॉल्ड इथाइन और एसिटिलीन गैस। ये मैंने एक तरह का समझ लो कि छोटा-सा शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया, और या फिर आप कह दो कि एमसीक्यू बना दिया। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग। ये जो वेल्डिंग का वर्ड है ना, ये बता रहा है इसका पहला यूज़। ये वेल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है एंड कटिंग पर्पसेस। जैसे धात है, एक मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ना है तो वेल्ड करते हैं, दोनों धातों को पिघलाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद वो वेल्ड हो जाती हैं। और अगर धात को कट करके 2 पीसेस में कन्वर्ट करना है तो उसे कटिंग बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा पिघला दोगे तो कट हो जाएगा, अगर हल्का पिघला के जोड़ दोगे तो वो जोड़ के वेल्ड हो जाएगा। बिकॉज़ इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट व्हेन इट इज़ इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑन एयर। ये सब लोगों ने देखा होगा इस तरह से वेल्ड होते या कटिंग होते हुए। तो वो ये जो इसमें गैस आ रही होती है, ये सुई गैस नहीं होती, ये आम गैस नहीं होती, ये एसिटिलीन गैस होती है, और इससे निकलने वाले शोले का नाम एसिटिलीन टॉर्च होता है। अब आपको कहे सर अगर हम इसको सुई गैस से कर लें, तो नहीं, सुई गैस का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। हर गैस का अपना टेम्परेचर होता है, मतलब हर गैस का शोले का अपना टेम्परेचर होता है, हर गैस की आग अलग होती है। जैसे कि अगर सुनार ने आग इस्तेमाल करनी है
तो उसकी आग और होगी। अगर वेल्डर ने इस्तेमाल करनी है तो उसकी जो आग होगी, मतलब जिस गैस से वो हासिल कर रहा है या जिस ईंधन से, वो अलग होगी। ठीक है, मोमबत्ती के ऊपर जो शोला जलता है उसमें उंगली फेरो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, उंगली हटाओ लगाओ। ठीक है, अगर दोजख की आग में उंगली हटाई दो फिर उंगली नहीं होगी। तो इसका मतलब है हर आग का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जहाँ इस्तेमाल होना है वो कटिंग और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होना है इथाइन को, वो घर में नहीं लगाना। अगर घर में आपने ये आग जलाकर हांडी पकाई तो हांडी में सुराख हो जाएगा, फिर आपका सारा सालन खराब हो जाएगा। तो ये ना हो कि ज़्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसमें अगली बात ये आती है कि इस टॉपिक को देखना है आपने, ये क्या कहता है, यानी रिएक्शन बड़ा ईजी सा है। वो कहता ये है कि आपने एसिटिलीन लिया, आपने क्या लिया, एसिटिलीन, ये रहा, एसिटिलीन बोलो, इथाइन बोलो, हवा की मौजूदगी में उसको चलाया तो उससे क्या हुआ, शोला बना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, यहाँ पे भी एक बात बताऊं आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथी अपना एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पैंटिलीन, ठीक है, जो मर्जी ले लो, मतलब जो आपको लगता है हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, बस हाइड्रोजन और कार्बन, कोई आपके दिमाग में आ जाए पूरी बुक के अंदर, जब भी उसको आप गर्म करोगे हवा की मौजूदगी में, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। बस फर्क किसका आएगा, इस 5-4-2 मतलब बैलेंसिंग में फर्क आएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं होगा। हमेशा हाइड्रोकार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाते हैं, और ये ईंधन होते हैं हमेशा, और आपको हीट भी देते हैं जिससे आप खाना पकाते हो या वेल्ड कर लेते हो। अच्छा, ये हो गया खत्म। अगर आपने पहला पॉइंट लिख लिया है तो बस ठीक है, ओके, ये 1 पॉइंट है। इस 1 पॉइंट का छोटा सा एक प्रोसेस यहाँ भी उन्होंने लिखा है, द हाई टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम स्पीड अप द कटिंग एंड द वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि आपने अगर किसी चीज को लोहे के साथ जोड़ना है, वेल्ड करना है या कट करना है, तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बेस्ट है। तो ये आपने लिख दिया। बाकी मैं ये कहूंगा कि आपने ये पॉइंट लिखना है और साथ ही एग्जाम ये लिख देना है, तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरे पॉइंट में लिखा है, एसिटिलीन गैस इज ऑल्सो यूज इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। भाई, फलों को पकाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इथीन भी इस्तेमाल होती है, वो पहले आ चुकी है बात। व्हेन सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, इट प्रोड्यूसेस द एसिटिलीन गैस। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में आम आए हैं और आपने उनको पाल लगाई है, पाल लगाने का मतलब पकाने का, मतलब कच्चे आते हैं ना, पक्का करना होता है, तो उसके अंदर एक छोटी सी गोली रखी जाती है, या कह लो मसाला कहते हैं, मसाला रखा जाता है, पटास, कुछ भी नाम अलग अलग लोगों ने रखा होते हैं, वो यही होता है, सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिसमें हवा नमी जाती है अंदर, क्योंकि जो पेटी होती है उसमें सुराख होते हैं छोटे से, ठीक है, जिसमें आपने आम रखे होते हैं, तो जब मॉइस्चर अंदर जाता है तो वहां पे एसिटिलीन गैस पैदा होती है। अगर एसिटिलीन गैस फलों के इर्द गिर्द आना शुरू हो जाए तो फलों को लगता है कि पकने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये इनके हार्मोन्स होते हैं, इसलिए एक्चुअली ऐसा होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप क्या कहते हैं, बैठे हैं, आपके आपको आपको एक खुशबू आई है बिरयानी की, ठीक है ना, या आपने अभी ऑर्डर किया है पिज्ज़ा और वो अभी बाहर खड़ा है, लेकिन अगर क्या हुआ, वहाँ से स्मेल आ गई तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा अभी पिज़्ज़ा आ गया। यानी कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद एहसास किया। इसी तरह फलों के अंदर भी एहसास होता है कि वो हार्मोन पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से फल पकना शुरू हो जाते हैं। और अगर यही आपने किसी को अगर कुछ कहना हो, एथिलीन गैस छोड़ दो किसी के खेत के अंदर, तो उसके सारे के सारे आम वहीं पक जाएँगे। अब कहोगे सर अच्छी बात है, ऊपर पक जाएँगे, तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे, जल्दी खराब हो जाते हैं पकने के बाद, इसलिए उसको स्टोर नहीं किया जा सकेगा, नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, ये आपके पास 2 यूजेस लिखे बुक ने, एक तो वेल्डिंग का प्रोसेस दिखाया और दूसरा राइपनिंग ऑफ द फ्रूट या ग्रीन फ्रूट बताया। अब डू यू नो, अच्छा यहाँ पर एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू वेल्डिंग प्रोसेस है और एमसीक्यू राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने याद करनी है, वेल्डिंग और ग्रीन फ्रूट की राइपनिंग। अब है, डू यू नो कैल्शियम कार्बाइड इज इन आवर कंट्री इज प्रोहिबिटेड। ये हमारे मुल्क में इस्तेमाल मतलब मना है, बट मना है ना, ऐसे वो तो जो मना करते हैं फिर हम वही करते हैं। तो इट इज़ नॉन टू कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिजीनेस। तो इसलिए जब भी हम पकाते हैं फलों वगैरह को, थोड़ा दूर रखते हैं उसको, अपने पे अपने तकिए के नीचे ना रख लेना, भाई कल मैं यहीं से ले लूँगा, तो आपको नुकसान हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, और बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। जो लोग वहाँ काम करते हैं ऐसे मसालों के अंदर, तो उनको स्किन कैंसर या अल्सर भी हो सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल मना है। अच्छा जी, अब है जी एक और लॉन्ग क्वेश्चन, और वो है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम जिक्र करें, भाई इसका मतलब समझ तो आ गया होगा आपको। सोर्स का मतलब है कहाँ से हासिल हो रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली हमारी बुक में इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बस वो कहना चाह रहा है कि फ्यूल कहाँ से हासिल हो रहा है, जो हम ऊपर पढ़ आए हैं उनके बारे में। तो बेटा इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं। ये कोल,
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या कोल ऑयल गैस ऐसे कह लो। यानी 3 चीज़ें हैं जहाँ से हमें हमारा ईंधन मिलता है, ठीक है? या कह लो ऑर्गेनिक कंपाउंड ईंधन ही होते हैं, वो मिलते हैं। 3 मेजर सोर्सेज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी यही वो 3 मेजर सोर्सेज़ हैं। नेचुरल गैस जो हमें हासिल होती है, पेट्रोलियम आर चीफ, यानी कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ज़्यादा बड़े सोर्सेज हैं ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और वाइल कोल, एलिफेटिक से मुराद हम पढ़ आए थे पिछले चैप्टर के अंदर, एलिफेटिक का मतलब वो जो एरोमेटिक ना हो, जिन्हें बेंजीन ना हो। और जो कोल होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन मौजूद होता है। और नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मीथेन भी हो सकता है सबसे ज़्यादा मिकदार में। आमतौर पर नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज होती है वो मीथेन की होती है, इसलिए हम नेचुरल गैस को कभी मीथेन भी बोलते हैं। बट याद रखना, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, यानी और गैसेज ही होंगी सारी। आप कहोगे सर क्या लिक्विड भी होती हैं? हाँ, अगर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक चलोगे तो गैसेज होती हैं। अगर पेंटेन पे आ जाओगे तो लिक्विड होती हैं। और अगर आपके पास कार्बन की तादाद ज़्यादा बढ़ जाए, 12, 15, 16 से 15 से ऊपर चली जाए अल्केन में, तो फिर वो सेमी सॉलिड या वैक्स की तरह, जेल की तरह हो जाते हैं, मतलब सॉलिड ही बोल सकते हैं उनको आप। तो इस तरह हमने सिर्फ गैसेस को नेचुरल गैस में ही शामिल करना है। 4 आमतौर पर गैसेस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंट गैसेस भी हो सकती हैं, बट दीज आर मेजर 4। एंड द सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस इज द मीथेन गैस। अच्छा, अब ये छोटा-सा था इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसमें हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को सबसे बड़ा सोर्स कहा है, और हमारी बुक ने नेचुरल गैस को छोड़कर पेट्रोलियम के बारे में एक मज़ीद सवाल बनाया। अब सवाल हम बनाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट या डिटेल्ड नोट ऑन द पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम को अलग से पूछा जा सकता है। और अगर वो इस चीज़ को हज़फ कर दे और डायरेक्टली पूछ ले कि पेट्रोलियम के बारे में लिखो, तो बस आपने फिर पेट्रोलियम के बारे में लिख देना है। अगर चाहो तो थोड़ी बहुत लाइन यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब पेट्रोलियम के बाद, अब पेट्रोलियम से थोड़ा-सा ज़रा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैंने मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रखा है, तो आप ये पार्ट भी लिख रहे हो साथ, और कुछ यहाँ से भी। अब कुछ थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लग रहा था, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट करने में थोड़ा-सा ये हिस्सा आ जाएगा, थोड़ा ये हिस्सा आ जाएगा, थोड़ा-सा यहाँ से आ जाएगा। तो मैं क्विकली बता देता हूँ आपने कैसे लिखना है। पेट्रोलियम इज द नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर, यानी ये साथ-साथ पाई जाती हैं, हेल्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड। ज़मीन के नीचे वो देखो, एक होती है पोरस रॉक्स और एक होती है नॉन पोरस रॉक्स। तो नॉन पोरस रॉक्स जो होती हैं उनके दरमियान पाया जाता है। पोरस मतलब सुराखदार, जिसके अंदर काफ़ी खलासा मौजूद हो। व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड, जब आप कुआं बनाते हो या खोदते हो नीचे की जानिब, थ्रू द रॉक द गैस इज रिलीज्ड कैरिंग विद इट्स सम ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड्स। कहता है कभी कभी हम खोदते हैं तो गैस भी साथ ही निकलती है, तो गैस बाहर आ जाती है, या गैस अगर ज़्यादा मिकदार में है तो फिर उस गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहरहाल थोड़ी बहुत गैस हो तो कोई इशू नहीं है। आफ्टर फ्लो, बस यहाँ तक कर लेना, ये काफ़ी है। इसके बाद लिखता है आफ्टर द, ये बल्कि इसमें ऐड करेंगे, फ्लो ऑफ गैस, जब गैस वहाँ से फ्लो करती है, सीज़ेज़ रुक जाती है फ्लो करना, द लिक्विड पेट्रोलियम इज़ देन टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ द पंप्स, और फिर वहाँ पे एक मोटर लगाई जाती है और लिक्विड को बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया जी पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन। अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन आ जाता है, छोटा सवाल आ जाता है पेट्रोलियम के बारे में बताओ, ठीक है, तो फिर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हो। इसके बाद आप आ जाओ एक एमसीक्यू बनने का, और उसकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। व्हेन द पेट्रोलियम इज बॉइल्ड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस एट लीस्ट 500 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आपके पास 500 आ रहा है, ये एक एमसीक्यू है, इसको आपने, और ये टेम्परेचर भी इसका एक एमसीक्यू है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है, तो ये एमसीक्यू बन जाएगा। ये भी आप ऐड कर देनी है। और आखिर में फिर वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो क्या कहता है, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, क्या कंपाउंड्स आप कह रहे हैं 500 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो चंद एक नाम तो आपको आने चाहिए। लेकिन फिलहाल उन नामों का जिक्र नेक्स्ट टॉपिक में है। यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत बताया। कहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस अल्कीन्स विच आर स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रीपेयर द प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक को बनाने के लिए अल्कीन होना चाहिए, और अल्कीन हमें पेट्रोलियम से हासिल हो सकता है। सिमिलरली बेंजीन, इसी तरह से बेंजीन भी हासिल होता है। एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बी प्रोड्यूस फ्रॉम एन हेक्सेन। हेक्सेन, ए नहीं आ गया ना आखिर में, इसका मतलब है ये भी एक अल्केन है। इस अल्केन से क्या होगा, आप बना सकते हो बेंजीन।
या दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड खुशबूदार होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, उनमें स्मेल होती है तो परफ्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजीन में बी यूज्ड टू प्रोड्यूस थाउज़ेंड, अब जो बेंजीन जो बना ली है आपने, उससे क्या करोगे? वो कहता है थाउज़ेंड्स ऑफ यूज़फुल एरोमेटिक कंपाउंड लाइक परफ्यूम बनाए जा सकते हैं इससे, ठीक है? ड्रग बनाई जा सकती है, डाइज़, ड्रग्स कहते हैं मेडिसिन्स को, डाइज़ कहते हैं रंगों को, एंड फोटोग्राफिक डेवलपर्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ोटो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके पास थोड़ा-थोड़ा सा पेट्रोलियम वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे नए कंपाउंड बना रहा है, उनका क्या फ़ायदा है, तो ये लिख दिया है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऊपर से अगर लिखोगे तो बनेगा, अदरवाइज़ टुकड़े कर दिए अगर किताब ने तो फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, फिर शॉर्ट ही पूछे जाएँगे। अच्छा जी, अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो तकरीबन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग रहेगा, तो इसलिए आपने इस पे बहुत फ़ोकस होकर समझना है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भी ये थोड़ा-सा बड़ा था ज़रा, तो मैंने ज़रा इसको ईज़ी कर दिया है, इंशाल्लाह ये आपको बी के बी आ जाएगा। इसमें बड़ा आसान सी बात ये है कि क्वेश्चन पहले क्या है? क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, या यूँ लिख दो कि हाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन, या लिख सकते हैं हाउ डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग, ठीक है? या हाउ रिफाइनिंग इज़ यूज़फुल फॉर द पेट्रोलियम। तो किसी तरह भी क्वेश्चन बन जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है, सवाल आसान ही है। सबसे पहले नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन, कि आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? तो वही बात ऊपर भी आ चुकी है, फिर दोबारा आ रहा है। पेट्रोलियम इज़ अ क्रूड स्टेट, इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मेनी हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डू नॉट बर्न ईज़िली, कहता है ये ज़मीन से हासिल होता है, आसानी से जलता नहीं है। टू मेक इट यूज़फुल, अगर आपने इसे इस्तेमाल काबिल बनाना है, तो पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इंटू डिफरेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सों को, कसरों को, इसके हिस्से अलग करने पड़ेंगे, जिसका नाम होगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो अगर कोई क्वेश्चन कर लेता है शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिफाइनिंग, तो फिर आप व्हाट इज रिफाइनिंग को आप बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, खत्म हो जाएगा काम। रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रोसेस आ रहा है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट अबाउट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि ऐसी डिस्टिलेशन, उबालना, इस तरह से उबालना कि जब भाप बने या उसकी वेपर बने तो उससे उस पेट्रोलियम में मौजूद हिस्से अलग अलग हो जाएं। वेयर ये कब कितने टेम्परेचर पर होगा, 400 डिग्री सेल्सियस पर, वेयर बाय इट इज सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल फ्रैक्शंस, और इस तरह से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बन जाएंगी। अच्छा, अब प्रोसेस को कंप्लीटली करते हैं। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग ऑफ इन दिस प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। पहले आप क्रूड ऑयल को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है, बाय वॉशिंग विद द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, ताकि इसकी जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। फिलहाल मैंने जहाँ तक अंडरलाइन कर लिया, आप वन पॉइंट बनाकर तो थोड़े से पॉइंट बना लो खुद ही, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा भाई ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। फिर द न्यूट्रलाइज्ड ऑयल, ये सेकंड पॉइंट आ गया। थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। द न्यूट्रलाइज्ड ऑयल इज देन हीटेड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक बड़ी सी भट्टी में जलाया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पर, ये पहले भी आ चुका था टेम्परेचर, एंड रिजल्टिंग गैसेज एंड वेपर्स आर अलाउड टू पास इनटू अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर इसको लेके जाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक चले गए, कैसे टावर होता है, ये इस तरह का टावर होता है, ये ऊंचा सा लंबा सा, ठीक है, टॉल। फिर लिखता है यहाँ पर व्हेन द ऑयल इज हीटेड द डिसॉल्व गैसेज नॉन, जो भी गैसेज वहाँ पे हासिल होती हैं एज द रिफाइनरी गैसेज, उनका नाम रिफाइनरी गैसेज है, फर्स्ट गो टू द टॉप एंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वो कहता है कि वो टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग टावर में जाती हैं। ये समझाता हूँ आपको कैसे। तो देखो, मैंने ऊपर की बात थोड़ी सी कर दी शुरू से, फिर मैंने दरमियान में कुछ बात कर दी प्रोसेस की, और यहाँ तक हमने पहुँचा दी है। अगर आप चाहो तो मजीद भी बुक से पढ़कर लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए इतना भी काफ़ी डिज़ाइन बता रहा हूँ। पहले मेरी बात समझो, फिर उसके बाद हम अगली बात समझते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ आपने ये खाना है, इस खाने के अंदर आपने वो पेट्रोलियम डालना है जो आपने अभी-अभी ज़मीन से निकाला है। फिर उसके बाद इसे खूब सारा गरम करना है। जब गरम करोगे क्रूड ऑयल, यहाँ या ये कह लो ये फर्नेस है, या एक ऐसा चीज़ है जहाँ भट्टी है, जहाँ से जब क्रूड ऑयल गुज़रेगा ना तो गरम हो जाएगा। ठीक है, आपने गरम कर दिया। अब गरम करने के बाद वो इतना गरम हो गया 400 डिग्री सेल्सियस पर कि उसकी भाप बन गई। अब जो 400 डिग्री सेल्सियस पे भाप होगी ना, ऊपर की जानिब उठेगी। यहाँ छोटे-छोटे से ना हिस्से होते हैं, यहाँ से गुज़र, यानी कि समझ लें कि ये आसानी से ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकती गैस, बल्कि दरमियान-दरमियान से निकल-निकल के जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ तक ऊपर ऊपर पहुँचती है। अब जो चीज़ भी ऊपर जाएगी ना, वो कूल डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब सपोज़ कीजिए कोई चीज़ ऊपर जा रही थी, उसका टेम्परेचर हो गया 370 से 300, फिर 200, फिर 120, फिर 65 और 20 डिग्री सेल्सियस पे भी वो अभी क्या है, मौजूद है,
भाप की शक्ल या गैस की शक्ल या कह लो स्टीम की फॉर्म में, तो वो सबसे ऊपर पहुंचेगी और वो होंगी आमतौर पर गैसेस जिनका नाम क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन। यहाँ पे हमारे पंप होते हैं, इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रास्ते में जाके 200 डिग्री पे क्या हो गई, ठंडी हो गई, यानी अब वो गैस नहीं रही। पहले आपने तो यहाँ से सारी गैसें भेजी थी, वो लिक्विड बन गई। अब वो लिक्विड बन गई तो वो ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि गैसें ऊपर उठती हैं, लिक्विड ऊपर नहीं उठते, तो फिर लिक्विड यहीं से ही बाहर निकल जाएंगे। इसका नाम क्या है, कैरोसिन। कैरोसिन मट्टी का तेल। इस तरह कोई 120 डिग्री बाहर निकलेगा, नेफ्था, इससे सड़क वगैरह बनती है। ठीक है, गैसोलीन, इसको भी हमने पेट्रोल कहा है जो हम गाड़ियों में चलाते हैं। गैसोलीन को पेट्रोल भी बोलते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल, गैस। अमेरिकन लैंग्वेज में इसको गैस बोलते हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे होते हैं पेट्रोल पंप, या ये ब्रिटिश वर्ड है पेट्रोल पंप, लेकिन इन द अमेरिका the pumps are called gas stations. So you have to drive to the gas station to fill the gas. Okay, हम गैस थोड़ी भराते हैं गाड़ी के अंदर, नहीं भराते तो पेट्रोल ही हो, लेकिन वो इसको गैस बोलते हैं। तो ये आपने ऐतिहासिक बात समझनी है। तीन अमेरिकन, पेट्रोल जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, तो पेट्रोल इज कॉल्ड गैसोलीन। गैसोलीन का गैस बोल देते हैं बस वो। तो गैसोलीन या पेट्रोल एक ही बात है। उसके बाद कैरोसिन मैंने कहा मट्टी का तेल है। और अभी हम पढ़ के आए कि मट्टी का तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, गैसोलीन इस्तेमाल होता है। तो क्या करना पड़ता है, तो हम हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे तोड़ कर, यानी क्रैक कर कर उसे हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, डीजल का टेम्परेचर ये है। अब यहाँ पर कुछ बातें आ रही हैं, वो क्या है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपने याद करनी है। ठीक है, इन्हें फ्रैक्शन कहते हैं, इन्हें हिस्से कहते हैं। इनके साथ साथ इनके कुछ टेम्परेचर भी हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा, जो जितना अच्छा बच्चा होगा ना वो हर चीज़ याद करेगा। जिसको थोड़ा कम याद करने में, उसको कम याद करने वाला भी बता देता हूँ। अभी तो चल रहा है सीधी सीधी बात है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर किसी ने मिसाल के तौर पर कम याद करना है तो दरमियान से एक हिस्सा निकाल दो, बस इतना सा लिख लो, खत्म बात। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, द फ्रैक्शंस विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है 20, वो कहाँ आएगी, और टॉप पर आ जाएगी। और फिर जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्यूटेन गैस, प्रोपेन, या फिर हम इसको फ्यूल गैस भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट है द फ्रैक्शन द सेपरेटेड आउट। इस तरीके से जो फ्रैक्शन है, जो सबसे कम क्या रखती हैं, टेम्परेचर रखती हैं, ज़्यादा रखती हैं और ज़्यादा रखती हैं, सबसे ज़्यादा रखती हैं, वो गैसेज़ अलग हो जाएंगी। गैसेज़ तो हमने डाली थी, कोई गैस की शक्ल में पैदा होगी, कोई लिक्विड की शक्ल में, कुछ गाढ़े मटेरियल की शक्ल में। द फ्रैक्शन दस सेपरेटेड आर नॉट विथस्टैंड इम्प्योरिटी फ्रॉम द अदर फ्रैक्शन। इस तरह से हर फ्रैक्शन, पहले तो सब थी इकट्ठी इसके अंदर, ऑयल के अंदर, अब क्या हो गया, अब सब अलग-अलग हो गई हैं, इस तरह सब खालिस हो गई हैं। वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन इन द प्रोसेस अलोंग विद देयर बॉइलिंग रेंजेस आर शोन इन द टेबल। अब जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करनी है वो इस फिक्रे को तो ऐसे ही लिखेंगे और टेबल ड्रॉ करेंगे ये वाला। ठीक है, इस टेबल में थोड़ी सी बहुत मैं आपको बता दूंगा कि आपने कमी-बेशी करनी है। लेकिन जो बच्चे पूरा टेबल याद नहीं करना चाहते, वो ये लिख देंगे, वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस आर गिवन बिलो। तो आप जस्ट फ्रैक्शन लिख देंगे, यानी जिन बच्चों ने नहीं याद करना वो जस्ट इन फ्रैक्शंस पर आ जाएंगे बस। जो बच्चे अच्छी तैयारी करने वाले हैं वो इन फ्रैक्शंस के साथ, जैसे मैंने अभी कहा है, कि टेम्परेचर भी याद करेंगे। ठीक है, और कार्बन की तादाद भी याद करेंगे, तो ये आपके पास टेबल बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब जिनके पास पूरा टेबल तो करना चाहते हैं लेकिन टेबल सारा याद करना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इनमें से क्या करें, जो सबसे अच्छी अच्छी हैं, जैसे कि ये दो, ठीक है ना, फिर कैरोसिन मट्टी का तेल, और फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, और आखिर में ये वाला हिस्सा, या कोई पहली और आखिरी याद कर लें, मतलब छोड़ दें दो तीन, तो इस तरीके से हो जाएगा काम खत्म। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और, ये सवाल मुकम्मल हो गया इस तरीके से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरी टेबल कर लोगे, हाफ कर लोगे, चंद एक कर लोगे, सिर्फ फ्रैक्शन कर लोगे, या फ्रैक्शन के साथ टेम्परेचर कर लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तो कहूँगा जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं वो यहाँ से ना छोड़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो फिर वो कोई ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर आता है यूजेस ऑफ फ्रैक्शंस, यानी यूज ऑफ पूछा जा सकता है एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ नेफ्था एंड कैरोसिन बताओ, या फिर जन यूजेस बताओ डिफरेंट फ्रैक्शंस के, तो फिर आपने ये याद करना है। ये सारे के सारे यूजेस लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको रिफाइन करता रहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे रोजाना पढ़ते जाओगे ना, ये टेबल आपसे याद होते रहेगा। जो रिफाइनरी गैसेज हैं, जो जलने वाली गैसेज हैं, वो जाहिर सी बात है क्या होंगी, रिफाइनरी गैसेज आर लिक्विफाइड, उन्हें ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है, एंड सॉलिड एज अ फ्यूल फॉर द स्टोव, और फिर चूल्हों में जलाया जाता है। जैसे आपने एलपीजी सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, एलपीजी ऐसे बनती है। फिर गैसोलीन, जैसे मैंने पेट्रोल के बारे में भी कहा है, ये ऑटोमोबाइल गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है। नेफ्था जो होता है सोर्स ऑफ मेनी यूजफुल हाइड्रोकार्बन, इससे काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं। और कैरोसिन मट्टी का तेल है, और मट्टी का तेल डलता है कहाँ पर, जेट ऑयल्स के अंदर, यानी कि
जहाज़ों के अंदर ही, क्योंकि ये वज़न में ये समझ लें कि ये ऐसा होता है जो आग नहीं पकड़ता है, ठीक है? थोड़ा वज़न में हल्का भी हो सकता है अपनी डेंसिटी के हिसाब से। डीज़ल ऑयल या पता है बड़ी गाड़ियों, बसों, ट्रकों में डलता है। इसी तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये कार वगैरह में पुर्ज़ों की या डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आपकी मज़ाहमत होती है या कहीं रगड़ होती है, तो या वैक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है या गाड़ियों के पुर्ज़ों के ऊपर पॉलिश करने के लिए भी, खूबसूरती चमक लाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है फ्यूल ऑयल, ये नाम से शो हो रहा है यूज़ इन द शिप टू रन द पावर प्लांट्स। और जो शिप्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बहरी जहाज़, ऐसे वैसे उनके पास अपनी बिजली पैदा करने के लिए क्या होते हैं, पावर प्लांट, तो उनके अंदर फ्यूल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। बिटुमेन जो होता है ये आपके पास यूज़ इन ये जो आपके पास लुक जिसे बोलते हो भाई, सड़कों की लुक जो होती है, अब वो लुक तो खैर नहीं होती हमारे ज़बान में, उसको हम क्या कहते हैं, बिटुमेन बोल सकते हैं। तो वो एक गाढ़ा मटेरियल होता है और उसके वेपर भी नहीं बनते और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वो क्या नहीं होता, वेपराइज़ नहीं होता। इसलिए इसे सड़क पे डालते हैं, इसमें बहुत धूप होती है लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें उड़ के कहीं नहीं जाती हैं। तो यूज़ टू कंस्ट्रक्ट रोड, इससे रोड बनाए जा सकते हैं। एंड टू वाटर प्रूफ रूफ्स एंड पाइप्स, और ऐसे पाइपों के ऊपर लगाया जा सकता है जहाँ से पानी गुजरता हो ताकि पानी वहाँ से क्या होना है, लीक ना हो जाए। अब आ रहा है आखिरी क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम ऑफ फ्रैक्शन। भाई पेट्रोलियम फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये आपको आती हैं। नंबर ऑफ कार्बन की तादाद, ज़ाहिर सी बात है, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, 19 से 35 तक पहुंच गया, 20 से ऊपर, 35 से ऊपर, ठीक है, तो कार्बन की तादाद ओके। नंबर टू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सों को, सॉरी ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है, यानी फ्रैक्शन वो मॉलिक्यूल जो फ्रैक्शंस के हों उनमें कार्बन की तादाद। फिर आता है वोलेटिलिटी, उड़ जाना, जैसे कि आपने गैस को देखा है, उसका ढक्कन खोलो या सिलेंडर को का नॉब खोलो, सारी गैस उड़ जाती है, तो इसे कहते हैं वोलेटाइल होना। बॉइलिंग पॉइंट रेंज, कुछ का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखो कुछ का बॉइलिंग पॉइंट रेंज 300 से 500 है, किसी का 340 से फिर 500 है, किसी का कम भी है, किसी का बहुत कम भी है, तो इस तरह से इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट रेंज। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, सबसे नीचे वाले ज़्यादा गाढ़े होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया लुब्रिकेंट, वैक्सेस वगैरह, ग्रीस भी बोल सकते हैं उसको, और गैसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम गाढ़ी या कह लो गाढ़ी नहीं होती हैं। अब इसमें जो मैंने सवाल बनाया, इसका सवाल सिंपल से ही हो सकता है, राइट डाउन द फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम की फ्रैक्शन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। तो इसका पहला जवाब तो यही है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट लिखो, बा ख़त्म, शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म। बस ये थोड़ी लाइन ऐड कर देना, आधी कर दें, बेशक पूरी कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, और अगर थोड़ा इज़ाफ़ी लिखना है, उसमें आप ये बता दो कि भई ये जो आपके पास फैक्टर है ना, इनके दरमियान कुछ प्रोपोर्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे देखो, अगर कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद वो जितना भारी होगा, वो उतना देर से उड़ेगा। भारी होएगा ना, उड़ नहीं सकता, तो इस लेस वोलेटाइल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा भारी हो जाएगा, जितना कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और उसकी विस्कोसिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर इनकी फ्रैक्शन मतलब समझ लो के दरमियान में एक बता सकते हो मवाजना करके कि किस चीज़ के बढ़ने से क्या होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम बढ़ गए, तो मोलेक्युलर मास भी बढ़ गया। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, तो वो कहता है हायर द मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन स्ट्रॉन्गर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो फिर क्या होगा ऑटोमेटिकली, यानी ये सारी बातें समझ लो कि आपस में इतनी सी जोड़नी है बस आपने। इसके अलावा भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएंगे। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि जो छोटे हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेटेन, वो गैसेज होती हैं, फिर कार्बन की तादाद बढ़ जाती है तो फिर वो लिक्विड और बढ़ जाते हैं तो सॉलिड हो जाते हैं। तो यहाँ बात इतनी लंबी लिखी नहीं है, बस आपने 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बढ़ने से मोलेक्युलर मास बढ़ जाता है, मोलेक्युलर मास के बढ़ जाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। आखिर में लिखता है लोअर हाइड्रोकार्बन, अगर कार्बन की तादाद कम हो जाएगी तो उड़ना आसान हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी उड़ जाएगा, हाई वोलेटिलिटी हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और विस्कोसिटी भी कम होगी, यानी उलट लिख दिया है। तो अब आखिर में वो एमसीक्यू भी एक मैंने बनाया है, सो द फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड एट टॉप ऑफ द कॉलम हैव, टॉप ऑफ द कॉलम का मतलब है जो इस कॉलम के ऊपर मौजूद हैं, वो उसके बारे में क्या कहना चाहता है, वो कहता है टॉप ऑफ द कॉलम ऑब्टेन एट, कहता है हाई वोलेटिलिटी, गैसेज हैं जल्दी उड़ जाएंगी,
लोअर बॉइलिंग रेंज, उनका बॉइलिंग रेंज थोड़ा होगा, आप पर देखोगे तो नज़र आ जाएगा। लोअर विस्कोसिटी होगी एंड हाईली इन्फ्लेमेबल, और फ़ौरन जल जाने के काबिल होंगी, इन्फ्लेमेबल जलने के काबिल होना। तो ये सब कुछ देखो यहाँ पर। इसके बाद कार्बन की तादाद कम है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग जो उसका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम दिखाया गया है। और जैसे-जैसे आप ऊपर चले जाएँगे कार्बन की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर बॉइलिंग रेंज भी बढ़ जाएगी। तो घटना बढ़ना आपको इसी टेबल से समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ तक था ये आपका टॉपिक। मेरा ख़्याल से इतना मुश्किल नहीं था, ईज़ी है। जितना कोशिश करेंगे समझने की और बार-बार देखेंगे तो हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे हमें पता लगता है कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी साथ-साथ किया करें, कमेंट बॉक्स में राय दे दिया करें, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, सब बताया करें और लाइक तो ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छा लग गया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।